हेलो लर्नर्स। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसे हम कैपएम मॉडल भी बोलते हैं। कैपएम मॉडल हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। अगर मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करूं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है अगर हम इसे कंपेयर करें कॉस्ट ऑफ डेथ और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर से। कॉस्ट ऑफ डेथ में आपका एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दिया रहता है जो हर साल आपको अपने इन्वेस्टर्स को पे करना है एज अ, और वही आपकी कॉस्ट होती है। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर में भी आपको एक फिक्स रेट दिया रहता है, अगर प्रॉफिट होता है तो उस फिक्स रेट से आपको अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड पे आउट कर देना है। लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये मॉडल हमें हेल्प करता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने में। तो कैपम मॉडल हमारा एक फाइनेंशियल मॉडल है जो रिलेशनशिप दिखाता है रिस्क ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट एज अ होल। मींस कि अगर मार्केट में चेंज होता है, मार्केट आपकी बढ़ती या घटती है, तो उसका आपकी सिक्योरिटी पे क्या फर्क पड़ता है, सिक्योरिटी रिटर्न आपकी घटती या बढ़ती है। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, दैट मीन्स एक्सपेक्टेड रिटर्न व्हेन बीटा ऑफ एन एसेट इज अवेलेबल। मीन्स बीटा ऑफ एन एसेट्स क्या होता है, बीटा हम नेक्स्ट आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि बीटा आपका क्या होता है। अभी फिलहाल हम इतना समझते हैं कि मार्केट के रिस्क के घटने या बढ़ने से आपके सिक्योरिटी रिटर्न पे क्या इम्पैक्ट आता है। सो लेट्स मूव। सबसे पहले हम कैपम मॉडल को समझने से पहले हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। इस एग्जाम्पल में आपका क्या दिया है, सपोज एक कंपनी है एबीसी कंपनी जो 100 करोड़ रुपीस रेज करना चाहती है। इसके लिए इसने डेथ का यूज किया है, 50 करोड़ डेथ से लेंगी और 50 करोड़ ये इक्विटी से लेगी। ठीक है, तो जब जो डेथ है, डेथ से अगर ये 50 करोड़ रुपीस रेस करती है तो यहाँ पर कंपनी को 10% का इंटरेस्ट पे करना होगा अपने इन्वेस्टर को। ठीक है, कितना इंटरेस्ट पे करेगी, 10%। और ये 10% कंपनी के लिए क्या है, कॉस्ट है। ये 10% कंपनी के लिए क्या है, कॉस्ट है। और इन्वेस्टर के लिए ये 10% क्या है, रिटर्न है। ठीक है, अगर मैं इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव की बात करूं तो ये 10% रिटर्न है और कंपनी के पर्सपेक्टिव से ये 10% मेरी कंपनी की कॉस्ट है। देन अगर ये इक्विटी से 50 करोड़ रुपीस रेज करती है तो ये जो 20% है, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से ये क्या है, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मींस कि अगर इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इक्विटी के थ्रू आप पैसा रेस करते हो, कंपनी जिस इन्वेस्टर ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है वो कितना इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, 20%। और कंपनी की क्या कॉस्ट है, ये 20% कंपनी इन्वेस्टर को पे करना पड़ेगा, तो कंपनी के लिए क्या है, ये कॉस्ट है। तो कंपनी कितना पे करेगी, आपका 20%। तो ये 20% हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। और यही हम ये 20% हम कैपम मॉडल का यूज करके इस 20% को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप एक चीज पर ध्यान दें, यहाँ पर आप एक चीज पर ध्यान दें, वो क्या है कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि ये 20% क्या है, ज्यादा है। दोनों में 50 करोड़ रुपीस से कंपनी रेस कर रही है, लेकिन कंपनी की इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू डेथ। डेथ सिर्फ 10% है, यहाँ पे क्या है, 20%। यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, देखो जो यहाँ पे जो रिस्क है इन्वेस्टर का वो कम है, क्योंकि इन्वेस्टर को हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट आप जो है वो पे मिल जाएगा रिटर्न के रूप में। लेकिन इक्विटी के केस में इन्वेस्टर को क्या है, रिस्क ज्यादा है। रिस्क क्यों ज्यादा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर साल प्रॉफिट हो। ठीक है, हर साल प्रॉफिट हो, हर साल उनको डिविडेंड मिले, तो यहाँ पे इन्वेस्टर का रिस्क क्या है, ज्यादा है अगर वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर रिटर्न भी क्या है, एक्सपेक्टेशन रिटर्न की भी ज्यादा है। अगर हम फाइनेंस की लैंग्वेज में बोलें कि ज्यादा रिस्क, मोर रिस्क मींस मोर रिटर्न एक्सपेक्टेशन।
आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर अ नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम ये देखते हैं, सबसे पहले हम कैपम मॉडल को समझने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि रिस्क जो है, अभी हमने रिस्क की बात करी पिछली स्लाइड में, अब हमें ये समझना चाहिए जो रिस्क है वो आपके कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली रिस्क आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है डाइवर्सिफाइड और अनसिस्टमैटिक रिस्क, और एक होता है नॉन डाइवर्सिफाइड एंड सिस्टमैटिक रिस्क। जो डाइवर्सिफाइड रिस्क होता है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका इन्वेस्टर है, ठीक है, जो आपका इन्वेस्टर है वो क्या कर सकता है, इस रिस्क को कम कर सकता है, ठीक है, किसके थ्रू, डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। मतलब कि डाइवर्सिफाइड या अनसिस्टमैटिक रिस्क को आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने पैसे को एक ही जगह पर ना लगा के डिफरेंट प्लेसेस पर आप अपना पैसा लगाओ, तो आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करें नॉन डाइवर्सिफाइड रिस्क की। नॉन डाइवर्सिफाइड सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, जहां पर इन्वेस्टर इस रिस्क को कम नहीं कर सकता, ठीक है। ये वाला रिस्क जो है डाइवर्सिफाइड रिस्क, ये आपका फर्म स्पेसिफिक होता है, ठीक है, फर्म इस रिस्क को कम कर सकती है। नॉन डाइवर्सिफाइड रिस्क आपका इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है। इस रिस्क को जो है हम रिड्यूस नहीं कर सकते, अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर का मेन कंसर्न होता है, सिस्टमैटिक रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेन कंसर्न जो होता है वो इन्वेस्टर का किस पे होता है, नॉन डाइवर्सिफाइड और सिस्टमैटिक रिस्क, क्योंकि इसको तो हम कम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम कम नहीं कर सकते। इन्वेस्टर इस रिस्क को कम नहीं कर सकता, इसीलिए इसका मेन कंसर्न जो होता है वो नॉन डाइवर्सिफाइड और सिस्टमैटिक रिस्क होता है। ये किस टाइप का रिस्क होता है, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, या परचेजिंग पावर कंज्यूमर की घट गई या बढ़ गई, या इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई, ये सारे रिस्क को हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो जो इन्वेस्टर का मेन कंसर्न होता है वो सिस्टमैटिक रिस्क इससे होता है, और इसी रिस्क को हम कैपम मॉडल में कंसिडर करेंगे। जो मेन कंसर्न इन्वेस्टर का होता है वो सिस्टमैटिक रिस्क से होता है, ठीक है। और कैपम मॉडल में हम इसी रिस्क को लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कैपम मॉडल, तो कैपम मॉडल की बात करें तो हमारा जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बीटा, ओके। सिस्टमैटिक रिस्क को हम किससे डिनोट करते हैं, बीटा से, ठीक है। सिस्टमैटिक रिस्क को हम किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। बीटा क्या है, हमारा मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न। इसका मतलब क्या है कि बीटा ये बताता है कि अगर आपके मार्केट में चेंज होता है तो उसका आपके सिक्योरिटी रिटर्न पे क्या इम्पैक्ट आता है, या एक्सपेक्टेड रिटर्न पे आपका क्या इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो बीटा निकालने का फॉर्मूला आपका होता है परसेंटेज चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन में परसेंटेज चेंज इन मार्केट रिटर्न। देखो बेस में आपका मार्केट रिटर्न रहेगा, आपको क्या निकालना है कि मार्केट के चेंज होने पर सिक्योरिटी रिटर्न में कितना चेंज आता है। तो यहाँ पे आप ऊपर रखोगे क्या, सिक्योरिटी रिटर्न। यहाँ पे मैंने दो कंडीशन ली है, एक कंडीशन में आपका मार्केट रिटर्न 10% है और सिक्योरिटी रिटर्न 10%, दोनों ही क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एक केस में आपका मार्केट रिटर्न 10% है और सिक्योरिटी रिटर्न आपका 30% है। अब हम फॉर्मूला देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न फर्स्ट केस में 10% और मार्केट रिटर्न 10%, तो बीटा आपका कितना आया, 1 टाइम, ठीक है। सेकेंड केस में आपका क्या है,
सिक्योरिटी रिटर्न 30 एंड मार्केट रिटर्न इज 10%, तो बीटा आपका कितना आया 3 टाइम्स। मीन्स कि जितना बीटा आपका बढ़ेगा उतना सिस्टमैटिक रिस्क भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा आपको याद रखना है कि मार्केट का बीटा हमेशा आपका क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। और वो कैसे 1 होता है, आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। आप इस फॉर्मूले में अगर आपको मार्केट का बीटा निकालना है, आपका सिक्योरिटी जो बेस है वही रहेगा, परसेंटेज चेंज इन मार्केट रिटर्न आपको निकालना क्या है, मार्केट का बीटा। तो यहाँ पे भी मार्केट रिटर्न आ जाएगा, तो ये हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज 1। तो मार्केट का बीटा आपका क्या होता है, ऑलवेज 1। बीटा क्या डिनोट करता है, सिस्टमैटिक रिस्क को, और इस बीटा को हम कैपम मॉडल में इंक्लूड करते हैं। जब हम फॉर्मूला कैपम मॉडल का यूज करेंगे तो वहां पे हम इस बीटा को इंक्लूड करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम फॉर्मूला के बारे में ही पढ़ेंगे। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब कैपम मॉडल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, के आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो हम निकालना चाहते हैं। कैपम मॉडल क्यों यूज होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने का एक मेथड है, तो हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। आरएफ क्या है, आरएफ क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न। अगर मैं किसी ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती हूँ जहां पर जीरो रिस्क है, ठीक है, जहां पर क्या है आपका जीरो रिस्क, तो वही आपका क्या हो गया, रिस्क फ्री रिटर्न। सपोज मैंने किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, तो मुझे कितना मिल रहा है वहां, 10% रिटर्न बिना कोई रिस्क को लिए। बीटा आपको मैंने बताया क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क। बीटा क्या करता है, आपका वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, एक मेजर है सिस्टमैटिक रिस्क को पता लगाने का कि मार्केट के चेंज होने पर आपका सिक्योरिटी रिटर्न में कितना चेंज आता है, ठीक है। फिर आपका आरएम क्या है, आरएम आपका मार्केट का रिटर्न है, ठीक है। आरएम क्या है, मार्केट का रिटर्न, जिसको आप जैसे स्टॉक मार्केट का रिटर्न 15%। आपको एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, एक होता है आपका सिक्योरिटी रिटर्न और एक होता है आपका मार्केट रिटर्न, ठीक है। सिक्योरिटी रिटर्न क्या होता है, जैसे किसी मैंने कंपनी में, सपोज टाटा कंपनी में मैंने किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, तो वहां से जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो क्या हो गया, मेरा सिक्योरिटी रिटर्न, ठीक है। मार्केट रिटर्न क्या होता है, मार्केट रिटर्न बेसिकली हमें पता चलता है किससे, इंडेक्स से, मार्केट इंडेक्स से। मेनली आपके दो, वैसे तो और भी स्टॉक एक्सचेंज है लेकिन मेनली हम यहाँ पे दो स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आपका निफ्टी आता है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपका सेंसेक्स आता है, ठीक है। निफ्टी आपका 50 कंपनीज को दिखाती है और सेंसेक्स आपके 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस को दिखाती है। तो ये इंडेक्सेस में अगर आपके चेंजेस आते हैं तो यहाँ पे आपके मार्केट रिटर्न में जो ये वाला मार्केट रिटर्न है, इसमें भी आपका क्या आता है, चेंजेस आते हैं। तो अगर मैं इस मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ, इस मार्केट में मैं अगर इन्वेस्ट करती हूँ तो मेरा रिटर्न कितना मुझे मिल रहा है, 15%, ठीक है, माइनस में रिस्क फ्री रिटर्न। फॉर्मूला आपको आई होप क्लियर है। हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, ये रिस्क फ्री सिक्योरिटी में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, ये बीटा, फिर आरएम माइनस में आरएफ। अभी हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे प्रॉपरली फॉर्मूले को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। अब देखो, मुझे रिस्क फ्री रिटर्न कितना मिल रहा है, 10%, ओके। मैंने बीटा लेट सपोज 2 है, आपका जो मार्केट का रिटर्न है वो कितना है, 15%, और रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, 10%। तो आपका सब कैलकुलेट करके 20% आ रहा है। अब इस फॉर्मूले में आपको मेन समझने वाली क्या बात है
मेन आपको ये समझना है, अगर मैं रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती हूँ, ठीक है, तो वहां मुझे कितना मिल रहा है, 10%, राइट। और अगर मैं वही पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे वहां कितना मिल रहा है, 15%। तो यहाँ पे मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करने पे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 5%। तो ये 5% क्या है, ये 5% आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम है। दैट मीन्स कि मैं अगर रिस्क ले रही हूँ तो मुझे प्रीमियम भी मार्केट से मिलेगा। मतलब अगर मैं रिस्क नहीं ले रही तो मुझे कितना मिल रहा है, 10%। मतलब रिस्क फ्री, जीरो रिस्क पे मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे 10% मिल रहा है। और वही मैं अगर रिस्क ले रही हूँ तो मुझे कितना प्रीमियम मिल रहा है, 5% का। ठीक है, कितना प्रीमियम मिल रहा है मुझे, 5% का मुझे प्रीमियम मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो 5% है वो आपका क्या है, मार्केट रिस्क प्रीमियम। RM माइनस RF आपका क्या है, मार्केट रिस्क प्रीमियम। और इसको मैं अगर 2 जो आपका बीटा है इससे मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब सिस्टमैटिक रिस्क, ये भी मार्केट का रिस्क है, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 10%। प्लस में ये 10% रिस्क फ्री रिटर्न का 10%। ये 10% हमें क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं मार्केट में बिना रिस्क लिए भी इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे 10% तो मिलेगा मिलेगा, प्लस मैं रिस्क लेती हूँ तो मुझे ये 10% भी चाहिए। तो टोटल मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी है कंपनी से, कितना मुझे वो जो है वो रिटर्न दे, 20%। जो हमने सेकंड स्लाइड में देखा था वहां पर जो आप 50 करोड़ रेस कर रहे थे तो वहां पे कितनी एक्सपेक्टेशन थी, 20%। वो कैसे हमने कैलकुलेट करी, वो ऐसे कैलकुलेट करी, मतलब अगर मैं रिस्क फ्री में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे 10% मिल रहा है। और अगर मैं रिस्क लूं, अगर मैं मार्केट में रिस्क ले रही हूँ तो मुझे 10% और मिलना चाहिए। तो मुझे टोटल कितना एक्सपेक्टेशन है मेरी, 20% की। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हमने क्या निकाल दिया, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न, या इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से एक्सपेक्टेड रिटर्न, कंपनी के पर्सपेक्टिव से आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल कर आ गई। तो यही है आपका क्या, कैपम मॉडल। कैपम मॉडल का यूज करके हमने क्या निकाला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आई होप आपको ये फॉर्मूला जो है वो क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कुछ आपकी एजम्पशंस हैं कैपम मॉडल की। जैसे आपका होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे जो यहाँ पे बताया गया कुछ assumptions है जिसमें बोलते हैं कि सभी इन्वेस्टर की एक जैसी एक्सपेक्टेशन होती है, मार्केट आपका आइडियल होता है, इन्वेस्टर आपका रैशनल होता है, मार्केट हमेशा आपकी इक्विलिब्रियम में रहती है, इन्वेस्टर कितना भी पैसा बोरो और लैंड कर सकता है, सबके पास इक्वल इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है, रिटर्न्स सब्जेक्ट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अमाउंट आपका फिक्स रहता है एसेट का, एसेट आपके डिविजिबल है। बीटा सिर्फ रिस्क को मेजर करने का एक लौता सोर्स क्या है आपके पास, बीटा। आई होप ये मॉडल आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।